रोहन एक बहुत अमीर इंसान था। वो अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। रोहन के परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसकी एक बेटी सोनिया थी। रोहन का छोटा भाई अजय और उसकी पत्नी सविता भी रोहन के घर में साथ रहते थे। अजय की पत्नी सविता बहुत तेज थी और वो अपने पति को रोहन के पैसे हड़पना सिखाती थी। रोहन अपने छोटे भाई अजय से कहता है, अजय, मुझे और सीमा को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। हम सोनिया को साथ नहीं ले जा सकते, इसीलिए उसे यहीं छोड़ जा रहे हैं। तुम और सविता इसका ख्याल रखना और घर का भी ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। घर की और सोनिया की बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। रोहन के जाने के 2 दिन बाद ही पुलिस वाले रोहन के घर कॉल करके ये बताते हैं कि रोहन और सीमा की कार दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम हो गई है और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। सोनिया को अगर 18 साल से पहले कुछ होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो रोहन की सारी प्रॉपर्टी अजय के नाम हो जाएगी। सविता सोनिया को उसके माँ बाप के बारे में बताती है। सोनिया बहुत रोती है। कुछ वक्त गुजरता है और अब सोनिया को अपने चाचा चाची के साथ रहने की आदत हो जाती है। एक दिन सविता अजय से कहती है, अरे सुनिए, इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, वरना बस हम इस पे पैसे खर्च करते रह जाएंगे और ये बड़ी होकर अपनी सारी जायदाद लेकर किसी लड़के से शादी करके उड़ जाएगी। सही कह रही हो सविता, वैसे भी क्या भरोसा, आज हम इस पे अपने सारे पैसे भी खर्च कर दे और कल इसके चक्कर में हम रोड पर आ जाए। लेकिन सुनो, कुछ वक्त तक तो इसे अपने साथ रखते हैं और घर का सारा काम करवाना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना भी इसी से बनवा लेंगे। जी आप कह तो सही रहे हैं, इस लड़की से हमें फायदा भी है। सविता और अजय अब सोनिया पर जुल्म करने लगते हैं और कुछ महीने बाद उसको मारने की प्लानिंग करने लगते हैं और सोनिया उनकी प्लानिंग सुन लेती है। फिर जैसे तैसे सोनिया अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। सविता और अजय पुलिस को बताते हैं कि बीमारी की वजह से सोनिया की मौत हो गई और सारी जांच पड़ताल के बाद सोनिया की सारी प्रॉपर्टी उसके चाचा चाची को मिल जाती है। सोनिया जान बचाकर भाग तो जाती है, लेकिन अब गरीबी में वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाकर अपना गुजारा कर रही होती है। एक दिन वो रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन रो रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें बचाने की वजह से मेरे सारे कपड़े गीले हो गए और तुम्हें पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे चाचा चाची ने मेरे साथ बहुत गलत किया और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरे तो माँ बाप भी नहीं रहे इस दुनिया में। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सोनिया, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद करी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पर मैं एक दवा दे रही हूँ तुम्हें। ये एक ऐसा दवा है जिस पे तुम पानी से पराठा बना सकती हो और ये एक जादुई तवा है। तुम अगर इस पे पानी भी डालोगी तो वो पानी जादुई हो जाएगा और तुम उस पानी से भी जो चाहो वो बना सकती हो और उस पानी से छोटी छोटी बीमारियां भी दूर होगी। परी सोनिया को वो तवा देकर गायब हो जाती है। सोनिया उस तवे पर जैसे ही पानी डालकर एक पराठा बनाती है, तुरंत बहुत स्वादिष्ट जादुई पानी का पराठा बनकर तैयार हो जाता है। सोनिया पराठा खाकर अपनी भूख तो मिटा लेती है, पर अभी भी उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। तो सोनिया सोचती है, क्यों ना इसी जादुई पानी का पराठा बहुत सारा बनाकर उसी पानी के पराठे से अपना घर बना लूं। सोनिया उस जादुई पानी के पराठे से अपना घर भी बना लेती है। सोनिया अब जादुई पानी के पराठे बेचकर अपना खर्चा चलाती थी। एक दिन एक गरीब औरत सोनिया के पास आकर उसे बोलती है, बेटा, मुझे खाने को सभी लोग दे देते हैं, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ पहनने को दे सकती हो तो दे दो। हाँ माँ, यही बैठो, अभी मैं तुम्हारे लिए 4 जोड़ी कपड़े लेकर आती हूँ।
बेटा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तुम्हारे जैसे नेक दिल इंसान अब दुनिया में बहुत कम ही बचे हैं। सोनिया के पानी के पराठे अब बहुत मशहूर हो जाते हैं और लोग उस पराठे को देखकर बहुत हैरान भी हो जाते हैं, जिस वजह से पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि सोनिया अभी भी जिंदा है और पुलिस सोनिया के चाचा अजय और चाची सविता को झूठ बोलने और सोनिया को घर से निकाल देने के जुर्म में जेल कर देते हैं। अजय और सविता दोनों ही अमीर होते हैं, इसलिए दोनों जेल से अपनी बेल करा लेते हैं और अब दोनों बदले की भावना लेकर दोबारा सोनिया को मारने की कोशिश करते हैं। सविता, मैंने सोच लिया है सोनिया को कैसे मारना है। हम उसे कहीं ऊंची जगह से धक्का दे देंगे और वो वहां से गिर के मर जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम हमने किया है। अजय और सविता प्लान के मुताबिक सोनिया के पास जाते हैं और उसे ऊपर से धक्का दे देते हैं। सोनिया तुरंत जादुई पानी के पराठे से एक पुल बना लेती है और उस पे चलकर भाग जाती है। दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं, पर दोनों अभी भी हार नहीं मानते और सोनिया का जादुई तवा चोरी करके अपने घर लाकर छिपा देते हैं। सोनिया जब अपने घर पहुंचती है तो वो घर पर तवा ना देखकर परेशान हो जाती है और वहां अजय और सविता के घर बाढ़ आ जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? हमारे घर में ये कैसा तवा चोरी करके ले आए हो? तो कोई बचाओ, ये क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई है? आज तो हम नहीं बचेंगे। अजय, ये तवा कोई मामूली तवा नहीं है। इस तवा की वजह से हमारे घर में पानी भर गया है और अब कुछ ही देर में हम मरने वाले हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम मुझे तवा चोरी करने के लिए बोलती और ना ही ये सब होता। सोनिया समझ जाती है, हो ना हो उसके चाची ने ही वो जादुई तवा चुराया है। वो उनके घर पहुंचती है तो देखती है वहां पूरे घर में तवे से पानी निकले जा रहा है और उसके चाचा चाची अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। सोनिया जादुई तवे को अपने हाथ में उठा लेती है, जिसकी वजह से तवे से पानी निकलना बंद हो जाता है। घर का सारा पानी भी तवे में वापस आ जाता है। सोनिया के चाचा चाची उसे कहते हैं, सोनिया, हम पैसे की लालच में आकर ये भी भूल गए कि तुम मेरे सगे भाई की बेटी हो, मतलब मेरी बेटी हो। ना जाने हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें मारने तक की कोशिश की। हो सके तो हम तुमसे माफी मांगते हैं, तुम हमें माफ कर देना। हाँ सोनिया, मुझे तुम्हें एक माँ का प्यार देना चाहिए था और उसकी जगह मैं तुम्हारी मौत के सपने देखती थी। मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा। नहीं नहीं, आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझसे बड़े हैं, मेरे माता पिता जैसे हैं। गलती तो सबसे हो जाती है। सोनिया के चाचा चाची सोनिया का घर उसे वापस कर देते हैं। सोनिया अपने चाचा और चाची को माफ कर देती है और अब वो जादुई पानी के पराठे सबको खिलाती है और जरूरतमंदों की भी मदद करती है। रामपुर नाम का एक गांव था जहां छगन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। वो दोनों एक छोटी सी झोंपड़ी में रहा करते थे क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे। छगन गांव में घूम घूम कर दही बेचा करता था और राधा घर संभालती थी। हालांकि राधा अक्सर बीमार रहा करती थी। ए जी, आप जा रहे हो क्या? चाय बना दूं? अरे पर तुम्हारी तो इतनी तबीयत खराब है, तुम लेटी रहो, मैं बना लूंगा चाय। मैं भी कैसी अभागिन पत्नी हूँ कि आपके ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं बीमार होता तो क्या तुम मेरा ख्याल ना रखते? छगन चाय बनाकर पीता है और राधा को भी पिलाता है। फिर वो दही का पतीला उठाकर सिर पे रखता है और गांव में बेचने निकल जाता है। दही ले लो, दही, घर का जमाया हुआ ताजा ताजा दही। अरे भैया, आज के जमाने में ये वाला दही कौन खरीदता है भला? हैं? हम मिठाई वालों की दुकानों में फ्रिज है, हम फ्रिज में दही जमाकर बेचते हैं। हाँ मंगल भैया, आप सही कह रहे हो, पर मेरा ये दही बिल्कुल शुद्ध और ताजा है। आप लोग मिलावट करते हो। जा बेच ले अपना शुद्ध ताजा दही, नहीं बिकेगा। चल। छगन पूरे दिन घूमता रहता है पर सिर्फ 1-2 लोग ही उसका दही खरीदते हैं। वो उदास होकर घर आ जाता है।
क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे क्या बताऊं, सब मिठाई की दुकानों पर फ्रिज में दही जम रहा है। अब ये वाला दही कोई खरीद ही नहीं रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। आप फिक्र न करिए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आप मेहनत करिए, भगवान हमें जरूर खिलाएगा। राधा की बात से छगन को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और वो अगले दिन फिर से दही बेचने निकलता है। पर उस दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका एक पैर टूट जाता है। हे भगवान, बस यही होना बाकी था। कंगाली में और आटा गीला हो गया। अब मैं दही बेचने भी नहीं जा सकता। अब घर कैसे चलेगा? काश मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं कुछ कर पाती, पर मैं भी बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। हे भगवान, हमारी मदद करो। छगन अब चल तो नहीं सकता था, लेकिन उसे अपना घर तो चलाना ही था। इसलिए वो अगले दिन दही लेकर अपने घर के बाहर बैठ जाता है और बेचने लगता है। उसके पास कोई ग्राहक तो नहीं आता, पर एक भिखारी आ जाता है और वो कहता है, भगवान के नाम पे मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे सबने दुक्कार दिया। अगर तुम भी मना कर दोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं तो खुद एक मजबूर इंसान हूँ। मेरे पास इस दही के सिवा कुछ भी नहीं है। लो, यही खा लो। भिखारी दही लेकर खाने लगता है और छगन से उसकी उदासी की वजह पूछता है। छगन उसे पूरी बात बताता है। तुम तो सचमुच बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हो। अच्छा तो एक काम करो, ये लो, ये दही लेकर जाओ। अपने घर के एक खाली कोने में रख दो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे सारे गम दूर हो जाएंगे। दही को कोने में रखने से क्या होगा भला? वो तुम देख लेना क्या होगा, क्योंकि तुमने मुझ भूखे का पेट भरा है। तो मेरी दुआ है कि तुम्हारी हर मुसीबत हल हो जाए। छगन भिखारी की बात मान लेता है और थोड़े से दही को ले जाकर एक कोने में रख देता है। फिर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो भिखारी जा चुका है। वो दिन तो यूं ही गुजर जाता है, मगर फिर अगली सुबह, ए जी, उठो उठो उठो, जल्दी उठो। अरे क्या हो गया? वो देखिए, जहाँ पर दही रखा था वहाँ पर तो एक फ्रीज रखी हुई है। अरे ये फ्रिज कहाँ से आई? क्या पता। छगन उस फ्रिज के पास जाता है और उसे खोलकर देखता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस फ्रिज में से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वो फ्रिज पूरी तरह से दही से भरी हुई है। ये फ्रिज तो जादुई लग रही है और इसमें तो दही भरा हुआ है। हाँ, मैं जादुई हूँ, जादुई दही की फ्रिज। हे भगवान, ये तो बोल रही है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये कोई सपना नहीं है। मैं जादुई दही की फ्रिज हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। मेरे अंदर से दही लेकर खाओ और अपनी पत्नी को भी खिलाओ। अच्छा ठीक है, खाता हूँ। छगन जैसे ही उस फ्रिज में से दही निकालकर खाता है तो उसका पैर एकदम ठीक हो जाता है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये तो सचमुच जादुई दही की फ्रिज है। इसके दही को खाकर मेरा पैर ठीक हो गया। लो राधा, तुम भी खाओ। हाँ हाँ, लाइए, मैं भी खाकर देखती हूँ। छगन राधा को वो दही खिलाता है तो राधा को अचानक बहुत अच्छा महसूस होने लगता है और वो उठकर बैठ जाती है। अरे, आप सही कह रहे थे, ये दही तो जादुई है। इसे खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। मैं तो एकदम तंदुरुस्त हो गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हें गांव में घूम घूम कर दही बेचने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपने दरवाजे पर रखो और आराम से दही बेचो। मेरा दही कभी खत्म भी नहीं होगा। ठीक है। छगन ऐसा ही करता है और उस फ्रिज को अपने दरवाजे पर रखकर दही बेचने लगता है। लोग उसके इस जादुई दही की खुशबू सूंघते हुए उसके पास आते हैं और उससे दही खरीदने लगते हैं, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। इस जादुई दही की फ्रिज ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। हाँ राधा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है?
लगता है भूकंप आ रहा है। हे भगवान, हम पर दया कर। इस भूकंप में गांव के बहुत से लोगों के घर गिर जाते हैं, जिसमें से एक छगन की झोपड़ी भी होती है। वो बहुत परेशान होता है, पर जादुई दही की फ्रिज उससे कहती है, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं सिर्फ दही देने थोड़ी आई हूँ तुम्हें। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो हमारे घर को वापस बना दो। जादुई दही की फ्रिज उनकी झोपड़ी को वापस बना देती है, पर इस बार वो झोपड़ी बहुत आलीशान थी, जिसके सामने बड़े बड़े घर भी कुछ नहीं थे। तभी उन लोगों को बाहर शोर की आवाज आती है। वो लोग जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जिन लोगों के घर गिरे हैं वो सब लोग रास्ते पर बैठे हुए रो रहे हैं। हे भगवान, हमारा घर गिर गया, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? घर बनाने में तो अब कई महीने लग जाएंगे, तब तक हम कहाँ रहेंगे? ये देखकर छगन को उन लोगों पर बहुत तरस आता है और वो फिर जादुई दही की फ्रिज से मदद मांगता है। तो फ्रिज उससे कहती है, उन सारे लोगों को बुलाकर लाओ और मेरे अंदर जगह दे दो। ठीक है। छगन उन सारे लोगों को बुलाता है और उन्हें उस फ्रिज के अंदर जाने को कहता है। पहले तो सब लोग हैरान होते हैं, पर जब बारी बारी वो उसमें जाना शुरू करते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है। वो लोग उसमें सुकून से रहते हैं। वो लोग छगन का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने उन्हें सिर छिपाने की जगह दी, और अब वो सब उससे ही दही खरीदते हैं। ये देखकर बाकी मिठाई वालों का उससे जलन होने लगता है। अरे ओ, इस छगन ने तो हमारा धंधा ही खत्म कर दिया है। हमें उसके जादुई फ्रिज को तोड़ना ही पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो। फिर वो सब बहाने से छगन की जादुई दही की फ्रिज के पास जाते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। छगन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं रुकते। अरे ये क्या हो रहा है? ये फ्रिज हिल क्यों रही है? ये मंगल फ्रिज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हट जाओ सब, मैं इस फ्रिज का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी अचानक जादुई दही की फ्रिज के हाथ निकल आते हैं और वो मंगल को पकड़ लेती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी उसमें से और हाथ निकलते हैं और वो मंगल के साथ आए बाकी लोगों को पीट पीट कर वहां से भगा देते हैं। अंत में वो फ्रिज मंगल को बर्फ से लाद देती है और उठाकर पटक देती है, जिससे वो दुम दबाकर भाग जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आता और छगन हमेशा सुकून से रहता है। अरे मोहन, तुझे कल जो मैंने काम दिया था वो भी नहीं किया तूने, है? नहीं मालिक, मैंने तो कर दिया था। काम खत्म करने के बाद ही घर गया था। मुझे तो राजू ने बताया कि तुझे दिया हुआ काम उसने किया है। तेरा इस महीने का आधा ही पैसा मिलेगा, है? नहीं मालिक, ऐसा नहीं कीजिए। मैंने सच में काम खत्म कर दिया था। राजू को गलतफहमी हुई है। एक शब्द और मुंह से निकाला तो पूरे पैसे काट दूंगा, समझा? काम करना नहीं है, खाली जुम्बा चलती है। एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वो जमींदार लाला के यहाँ काम करता था, पर उसे उसके मेहनत के हिसाब से पैसे लाला नहीं देता था। राजू कपटी और चालाक था। हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें बना के मोहन को फंसा देता था। मोहन दुखी होकर अपनी झोपड़ी में जाता है। बारिश हो रही होती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम रानी होता है। रानी की माँ का देहांत हो चुका होता है। रानी बेटी, मैं घर आ गया। कहाँ है मेरी गुड़िया? रानी आकर मोहन के गले लग जाती है। पिताजी, आप आ गए? भूख लगी है। मोहन अब खाना बनाने आता है। उसके चूल्हे पर पानी चू रहा होता है। मुश्किल से मोहन चूल्हे को बगल करता है, फिर पानी के लिए एक बाल्टी लगाता है, खाना बनाता है। मोहन और रानी साथ में खाना खाते हैं। चलो बेटी, अब सो जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। तूफान कल सुबह तक चला जाएगा। बहुत तेज बिजली चमक रही होती है और तूफान भी तेज होने लगता है।
मोहन सो नहीं पा रहा होता है। अचानक से उसकी झोंपड़ी हिलने लगती है। उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वो जल्दी से रानी को गोद में उठाकर बारिश में बाहर आ जाता है। वैसे ही उसकी झोंपड़ी उड़ जाती है। हे भगवान, ये कैसा अनहोनी हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? रानी बिटिया को कहाँ सुलाऊं? वो मदद के लिए लोगों का दरवाजा खटखटाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। गांव में एक बहुत पुराना विशाल नीम का पेड़ होता है। आखिरकार मजबूर होकर वो उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर रात बिताता है। सुबह होती है। रानी बेटी, उठ जाओ, उठो रानी। रात में रानी बारिश में भीग जाती है। सुबह उसे बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। वो आंखें नहीं खोल रही होती। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब, रानी ठीक तो हो जाएगी ना? कोई परेशानी तो नहीं है? पानी में भीगने की वजह से उसे बहुत तेज़ बुखार हो गई है। मैं आपको दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। जल्द से जल्द इन्हें लेकर इसे खिला दो। बुखार और बढ़ जाने पर परेशानी हो जाएगी। मोहन दवाइयों की सूची देखता है। मोहन मदद मांगने के लिए लाला के पास जाता है। लाला अपने खाटिए पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। एक तो तू काम भी नहीं करता, ऊपर से मुंह उठाकर पैसे मांगने चला आया है। मेरे पास पैसे नहीं है, जा कहीं और भीख मांग। अरे हाँ, कल से काम पर मत आना है। तुम जैसे लोगों को मैं काम पर नहीं रखता। नहीं मालिक, थोड़ी दया कीजिए। मेरी बेटी का तबीयत सच में बहुत खराब है। रहम कीजिए मालिक। लाला उसकी एक बात नहीं सुनता। उसे काम से निकाल देता है और दुत्कार कर भगा देता है। मोहन निराश होकर वापस नीम के पेड़ के नीचे आ जाता है। वो रानी को पकड़कर रोने लगता है। तभी अचानक से नीम के पेड़ की जड़ के पास 2 रोटी आ जाती है। वो आश्चर्य में उनको देखता है। अरे, ये रोटी कहाँ से आई? अभी तो यहाँ नहीं थी। मानो कोई चमत्कार शक्ति यहाँ रख कर गई हो। इन्हें मैं रानी को खिलाता हूँ। मोहन उन रोटियों को रानी को खिलाता है। कुछ ही देर में रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहन पेड़ को प्रणाम करता है। हे वृक्ष देवता, मैं आपको सत्य सत्य नमन करता हूँ। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। तभी नीम के पेड़ से आवाज आती है। वो पेड़ जादुई होता है। मोहन, तुम दिल के बहुत साफ और ईमानदार हो। ये चमत्कारी रोटी इसलिए तुम्हारे लिए प्रकट हुई। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम अपनी सच्चाई को कभी मत खोना। आपका बहुत धन्यवाद। मैं सदैव आपकी पूजा करूंगा। इस तरह से रोज मोहन को नीम के पेड़ के नीचे रोटी मिल जाती। वो उसी पेड़ के नीचे छोटी सी छत लगाकर रहने लगे। नीम के पेड़ की जादुई रोटी खाकर मोहन और रानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। एक दिन मोहन पेड़ के नीचे बैठा होता है। एक अम्मा वहां से गुजर रही होती है। वो अचानक बेहोश हो जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा को ये क्या हुआ? अम्मा, अम्मा! मोहन जल्दी से नीम के पेड़ के पास से रोटी लेकर अम्मा को खिलाता है। अचानक से वो उठ खड़ी होती है। अम्मा जी, आप ठीक तो हैं? अचानक से आपको क्या हो गया? आप गिर पड़ी? पता नहीं बेटा, अचानक से चक्कर आया और गिर पड़ी। सहायता करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे ठीक लग रहा है। ये सब कुछ देख राजू हैरान हो जाता है। उसे ये चमत्कार दिखाने को कहता है। पर इस बार जब मोहन नीम के पेड़ से विनती करता है, तब वहां कोई रोटी नहीं आती। मोहन भी हैरान हो जाता है। क्या झूठ बोलते हो भाई? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम गांव में रहने लायक नहीं हो। मैं अभी गांव वालों को तुम्हारी बातें बताता हूँ। राजू पूरे गांव में ये हल्ला कर देता है कि मोहन पागल हो गया है। उसे गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहन बहुत दुखी हो जाता है। गांव वाले उसे सुबह तक वहां से निकल जाने को कहते हैं। रात में मोहन नीम के पेड़ के नीचे बैठे कहता है। रानी उसकी गोद में सो रही होती है। मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं रानी को लेकर? मेरी मदद करो। तभी उस नीम के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है।
मोहन आश्चर्य से उस दरवाजे से रानी को लेकर निकलता है। उस पार एक बहुत खूबसूरत गांव होता है। वहां भी एक नीम का पेड़ होता है। वहां सब भले होते हैं। मोहन और रानी वहां खुशी से रहने लगते हैं। रोज मोहन उस नीम के पेड़ के नीचे कुछ समय बिताता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है, बहुत शुक्रिया। वो नीम का पेड़ से बातें कर ही रहा होता है कि उसे अपने गांव से राजू की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये कैसा महामारी फैल गया है। लोगों की जान जा रही है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? लाला तक इससे नहीं बच पाए तो हम क्या हैं? मोहन ये सब सुनकर चिंतित हो जाता है। वो नीम के पेड़ से कहता है, मेरे गांव वाले बहुत तकलीफ में हैं। तुम मुझे उन्हें रोटी देकर मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारे गांव में सभी कपटी स्वभाव के हैं। मैं बस ईमानदार और सच्चे दिल वाले लोगों की मदद करती हूँ। इसलिए उस दिन राजू के सामने भी मैंने चमत्कार नहीं दिखाया था। वो दिल का साफ नहीं है। पर वो मेरा मित्र है। लाला मेरे अन्नदाता हैं। वो लोग परेशानी में हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे उनके लिए रोटियां दे दो। या तो तुम इस सुंदर और अच्छे गांव में रहो या फिर अपने गांव वालों के लिए रोटियां लेकर अपने उस गांव में वापस चले जाओ जहां तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें एक रास्ता चुनना पड़ेगा। मैं अपने गांव वालों के लिए रोटियां चाहता हूँ, जिससे गांव में सब ठीक हो जाए। सोच लो मोहन, तुम ये अच्छी जिंदगी उन लोगों के लिए त्याग रहे हो जिन्होंने तुम्हारा बहिष्कार करके गांव से बाहर कर दिया था। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है। नीम का पेड़ मोहन और रानी को वापस पुराने गांव पहुंचा देता है और उन्हें गांव वालों के लिए वो चमत्कारी रोटी दे देता है। मोहन सभी को वो रोटी खिला देता है। सभी लोग गांव में स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद मोहन की सभी इज्जत करने लगते हैं। मोहन उन्हें जादुई नीम के पेड़ के बारे में बताता है। फिर गांव वाले उस नीम के पेड़ की भी पूजा करने लगते हैं। राजू और लाला मोहन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं और आगे से सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की कसम खाते हैं।